हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल बृष्टि आइस में स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है आज 1 फरवरी 2024 है और आज ही के दिन भारत सरकार की वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दोस्तों एक अंतरिम बजट जो है प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों सबसे जो मेन इसमें की पॉइंट है दोस्तों कि दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंतरिम बजट और 2024-25। ठीक है दोस्तों, मैं वो बता दूं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए दोस्तों कि जो बजट प्रस्तुत किसके द्वारा बजट तैयार किया था दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ये तो बात सब लोग को जानते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए बजट जो है अगले साल के लिए होता है, 2024-25 के लिए। दोस्तों अगर 2024 में जो प्रस्तुत किया गया वो 24-25 के लिए, जो 25 में बजट पास होगी दोस्तों वो 25-26 के लिए। कहने का मतलब दोस्तों देखिए ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ जानते हैं कि अंतरिम बजट ये इसको क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, और दूसरा नंबर कि ये जो बजट ईयर कैसे डिसाइड होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, सारा जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में दूंगा। और जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण जो आज बातें बोली हैं बजट भाषण में, तो उसका दोस्तों ये देखिए पीआईबी द्वारा सार किया गया है, पत्र सूचना कार्यालय, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा। ठीक है, तो जो इसका समरी है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अंतरिम बजट क्यों है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मई 2024 में दोस्तों लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये कोई नहीं जानता कि नया सरकार किसकी आएगी। ठीक है दोस्तों, ये अनसर्टेन रहता है। दोस्तों नियम यही है, परंपरा दोस्तों यही है कि जब भी कोई सरकार अगर चुनाव में जाती है, ठीक है, अगर दोस्तों देखिए अगर इलेक्शन नहीं रहता ये आपको 2024 मई में दोस्तों, तो ये पूर्ण बजट आता। ये अंतरिम बजट ये नहीं कहलाता। लेकिन चूँकि देखिए चुनाव है, चुनाव के बाद कोई भी नया सरकार आ सकता है, ऐसी दोस्तों संभावना है। ठीक है, ये कोई गारंटी नहीं है कि यही सरकार आएगी। तो दोस्तों जो भी सरकार जो रहती है वर्तमान में, वो जो है उसको अंतरिम बजट करके एक बजट लाती है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर है जो है 31 मार्च को समाप्त होता है और दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मई में चुनाव होगा, तो मई तक दोस्तों आपको पता है कि सरकार को खर्च करने के लिए दोस्तों धन चाहिए। और दोस्तों को पता है कि जो भी धन है बिना दोस्तों संसद में अप्रोप्रिएशन बिल का जो दोस्तों पास हुए बिना आप 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सरकार की संवैधानिक मजबूरी है, ये जो है आपको बजट पास करे हर साल। ठीक है, तो चूँकि इस बार दोस्तों चूँकि चुनाव है तो सरकार जो है पूर्ण बजट नहीं पास कर सकती। तो जो अंतरिम बजट अभी पास हुआ है, जैसे ही दोस्तों मई के बाद जो नया लोकसभा जो इलेक्शन होगी उसके बाद जो नई सरकार आ गई दोस्तों, वो जो है आपको पूर्ण बजट पास करेगी। ठीक है, तो इस साल मतलब कह सकते हैं कि 2 बजट आएगी। एक तो दोस्तों अंतरिम बजट आ चुकी है, दूसरी दोस्तों बजट पूर्ण बजट आएगी लोकसभा चुनाव के बाद। ठीक है, और दोस्तों को पता है कि आर्थिक समीक्षा जो है वो अभी नहीं आई है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा दोस्तों जो है इसमें लिखा गया है आर्थिक समीक्षा का दोस्तों एक इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमी द रिव्यू करके आई है। उसमें मात्र 2 चैप्टर है। उसमें लिखा गया है कि जो पूर्ण जो इकोनॉमिक सर्वे है जो है चुनाव पश्चात जो सरकार नहीं आएगी तो जो बजट प्रस्तुत करेगी उसके जस्ट पहले दोस्तों आपको जो है फुल फ्लेज्ड इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा। तो आप लोग समझ गए दोस्तों कि अंतरिम बजट इसका नाम क्यों है, क्योंकि सरकार चुनाव में जा रही है। ये चूँकि आपको पता है कि 2024-25 तक जो है ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर है कमिंग, उसको दोस्तों कोई राइट नहीं है कि बजट प्रस्तुत करे। क्योंकि हो सकता है कि मान लीजिए सरकार चुनाव हार जाए, तो इसीलिए दोस्तों ये परंपरा है कि जो जब भी सरकार चुनाव में जाती है तो उसके पहले दोस्तों एक अंतरिम बजट करेगी। जब दोस्तों वही सेम सरकार दोस्तों अगर सत्ता में आती है या कोई दूसरा आती है तो फिर से फुल फ्लेज्ड एक बजट दोस्तों प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो ये समझ के इसका मतलब तो मैंने बता दिया। फाइनेंशियल ईयर 24-25 का लाएगा दोस्तों। जब 2025 में जो बजट प्रस्तुत होगा तो दोस्तों उसका बजट 2025-26 का लाएगा। क्योंकि पता है कि फाइनेंशियल ईयर दोस्तों आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र और सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट 2024-25 पेश की। इस बजट की मुख्य विशेषताएं हैं दोस्तों, इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है देखिए, जो पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू जो दे रहे हैं उनके लिए दोस्तों तो है ही, वो कुछ नहीं करना दोस्तों, उनको हल्का सुन लेना है। आपको पता है कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट हो सकता है पूछा जाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन दोस्तों जो 70 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो लोग इस पर ध्यान देंगे। पीटी और मेंस में दोस्तों उनके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस में दोस्तों जो बिहार दरोगा का मेंस देंगे 25, आपको पता है कि डेट आ गई 25 फरवरी, तो वो भी जो है इस वीडियो से जरूर लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ दोस्तों सबका प्रयास। ठीक है, अब देखिए भाग क में देखिए लिखा गया सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा गया दोस्तों, देखिए यहाँ पर सोशल जस्टिस भाग क में। इसमें देखिए 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा एवं अन्नदाता को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस। 4 प्रमुख वर्ग कौन कौन है दोस्तों? पुअर पीपुल, गरीब, वुमेन, महिलाएं, युवा, यूथ एंड फार्मर्स, अन्नदाता किसान को ऊपर उठाने का प्रधानमंत्री का फोकस है। इसमें देखिए गरीब कल्याण देश का कल्याण लिखा हुआ है, सिंपल। यहाँ पर देखिए नारा लिखा है दोस्तों, लिखेगा गरीब कल्याण देश का कल्याण। पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। पता है दोस्तों कि नीति आयोग ने आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, उसमें दोस्तों डाटा है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में मदद की। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम जनधन खाता के उपयोग से बैंक के खातों में 34 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण, इससे सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। क्योंकि पता है दोस्तों कि जनधन जो खाता है उसमें आपको जेम ट्रिनिटी आपको पढ़े होंगे दोस्तों, जनधन आधार मोबाइल, तो उसमें 34 लाख करोड़ का खाता दोस्तों ट्रांसफ़र हुआ है जनधन अकाउंट में, और दोस्तों सरकार को 2.7 लाख करोड़ का दोस्तों सेविंग हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम स्वनिधि के तहत 78 लाख को दोस्तों लोगों को ऋण सहायता दिया गया। ठीक है, फेरी वालों को आपको पता है ऋण प्राप्त हुआ पीएम स्वनिधि के तहत। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासी समूह पीबीटीजी के विकास पर जोर दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों हम शिल्पकारों को इंड टू इंड मदद। दोस्तों पूछा जाएगा कितने व्यवसाय, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा 18 व्यवसाय पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। नेक्स्ट दोस्तों देखिए यहाँ पर अन्नदाता का कल्याण, ये जो दूसरा है, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। इसमें स्कीम याद रखना है, पीएम किसान सम्मान योजना, इसमें आपको पता है कि 6,000 रुपया दिया जाएगा साल भर में, आपको 2-2 हज़ार के दोस्तों आपको किस्त में। ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई। उसके बाद दोस्तों ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया, इसमें किसानों को सुविधाएं उपलब्ध। नेक्स्ट दोस्तों, नारी शक्ति पर जोर, 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिया गया। आपको पता है कि दोस्तों पीएम मुद्रा योजना चल रहा है, ठीक है, जिसमें लोन दिया जाता है। उच्च शिक्षा महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ा। दोस्तों स्टेम पाठ्यक्रम आपको पता है तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में दोस्तों ये जो है स्टेम पाठ्यक्रमों में छात्राओं महिलाओं का 43% नामांकन, जो दुनिया में सबसे अधिक है। साइंस टेक्नोलॉजी जो होता है स्टेम दोस्तों। पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं के लिए दिया गया, सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम आवास योजना ग्रामीण, कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों को जल्द का लक्ष्य जल्द ही दोस्तों क्या लिखा है हासिल किया जाएगा। दोस्तों 3 करोड़ जो है आपको मकान जो है गरीबों को मिलेगा, 3 करोड़ मकान। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देखिए, छत पर सौर प्रणाली लगाना, रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली। छत पर सोलर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, और दोस्तों की बचत होगी रुपये की। नेक्स्ट दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा में सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी और दोस्तों क्या लिखा है कि सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा आयुष्मान भारत में। ठीक, नेक्स्ट दोस्तों, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से आर्थिक किसान लाभान्वित हुए और रोजगार के 10 लाख अवसरों का सृजन हुआ है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के औपचारिक फॉर्मलाइजेशन योजना के से 2.4 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा में मदद मिली है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं नवाचार। दोस्तों ये देखिए रक्षा उद्देश्यों के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूती बनाने के लिए और आत्मनिर्भरता लाने के लिए योजना शुरू की गई है। दोस्तों देखिए, बुनियादी ढांचा, यहाँ पे बुनियादी ढांचा के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय को ये सब उतना दोस्तों ये नहीं ध्यान नहीं जाता है उस पर। या सकल घरेलू जीडीपी का 3.4% खर्चा हुआ बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है, आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा प्रधानमंत्री नेशनल आपको पाइपलाइन स्कीम जो है चल रहा है, पीएम गति शक्ति योजना चल रही है। दोस्तों नेक्स्ट, रेलवे लॉजिस्टिक कुशलता को बेहतर करने और लागत घटाने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा दोस्तों इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का पहचान की गई है। ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, पोर्ट संपर्क गलियारा, अधिक यातायात वाले गलियारा, 40,000 सामान्य रेल डब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। दोस्तों देखिए, जो वंदे भारत आपको पता है कि सबसे बेहतरीन ट्रेन चल रही है, जिसमें उसी बारे में लिखा गया है कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बे को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। दोस्तों पता है कि पटना से रांची के बीच में एक वंदे भारत जो ट्रेन की शुरुआत की गई है, जो उसी दिन सुबह से जाता है
7 बजे के आसपास, और दोस्तों रात के लगभग 10 बजे तक जो है पटना वापस आ जाता है। सॉरी दोस्तों, चलिए देखिए नेक्स्ट विमानन क्षेत्र में देखिए क्या लिखा है कि देश में हवाई अड्डों की संख्या 149 पर हुई दोगुनी, ठीक है। तो और जो ये सब आपको पता है कि विमानन क्षेत्र में दोस्तों एक उड़ान स्कीम चल रही है, उड़े देश का आम नागरिक। तो इससे दोस्तों जो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो हवाई मार्गों का दोस्तों विकास हो रहा है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं दोस्तों। देखिए हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी, वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। और दोस्तों वही परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस पीएनजी दोस्तों सीबीजी के चरण अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। पर्यटन क्षेत्र के लिए दोस्तों क्या हुआ है, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है, प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटन केंद्रों को वहाँ उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने के लिए फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। मतलब दोस्तों कहने का मतलब है कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर पर्यटन क्षेत्र को दोस्तों डेवलप करेंगे। दोस्तों देखिए निवेश बस 2024 से 23 के दौरान एफडीआई का अंतर्वाह $596 अरब रहा है, ठीक है। डबल है आपको 2005 से 14 के बीच जो हुआ था उसका दोस्तों ये डबल है। विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, आपको पता है दोस्तों विकसित भारत तभी बन सकता है जब राज्य विकसित हो। तो उसके लिए यह है कि राज्य सरकारों को विभिन्न पड़ावों से जुड़े सुधार के लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये के प्रावधान का, हाँ दोस्तों मैंने ब्याज मुक्त ऋण जो है राज्यों को दिया जाएगा। संशोधित ये दोस्तों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बजट अनुमान दोस्तों ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। 21 में आया है दोस्तों, ये तो आपको सार है, सारांश है दोस्तों। बजट भाषण भी है, वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का, तो उनका बजट भाषण भी है, उसको भी दोस्तों हम लोग डील करेंगे। ये तो दोस्तों सार है, वो जो उसको हम लोग अच्छा से डील करेंगे। तो उसमें जो स्कीम्स है कुछ है तो उसको देखेंगे। ये तो आपको समरी टाइप का है तो इसको भी देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, उतना बजट अनुमान नहीं है। प्रत्यक्ष कर आपको पता है, डायरेक्ट टैक्स, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रत्यक्ष कर दोस्तों उतना देखिए इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वर्षों के दौरान कर व्यवस्था को तर्कसंगत बनाने का प्रयास, ये नहीं है। करदाता सेवाओं की उपलब्धि दिया, हाँ दोस्तों ये देखिए, हाँ अब देखिए आप क्या लिखा है कि सरकार जो है राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना के साथ सफल रही, मतलब नेशन फर्स्ट। अब यह देखने की उचित समय है कि 2014 तक हम कहाँ थे, अब कहाँ हैं, ठीक है। इनका कहना है कि 14 से अगर आप तुलना करेंगे 14 के पहले कहाँ थे और अब देखिए 2024 में कहाँ है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिए समाप्त हो गया, ये PIB पे दिया हुआ था दोस्तों। अगले वीडियो में जो उनका बजट भाषण है उन पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, विशेष रूप से जो इम्पोर्टेंट जो बात है, जो महत्वपूर्ण स्कीम्स है उसको हम लोग देख लेंगे। तब तक दोस्तों जो हम लोग का है काम हो जाएगा दोस्तों। ये वीडियो जो है जो पटना हाई कोर्ट का इंटरव्यू देंगे उनके लिए है कि हो सकता है कुछ पूछ दे स्कीम्स के बारे में, अंतरिम बजट सब क्या समझते, इसका नाम अंतरिम क्यों है, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो कुछ अगर मान लीजिए किसी का दोस्तों इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है ग्रेजुएशन में, तो उससे दोस्तों पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे बजट भाषण पूरा डिटेल में, तो उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये तो अंतरिम बजट है, इसमें कुछ उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता है कि सरकार जो है चुनाव में जा रही है, तो उसमें कुछ खास ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। जो है जो चल रहा था उसी को दोस्तों इसमें यहाँ लिखा गया है उसमें। तो जो जैसे ही दोस्तों हम लोग पूर्ण बजट होगा उसको तो हम लोग देखेंगे ही। आपको पता है कि जो 70वीं का जो BPSC दोस्तों मेंस होगा वो आपको जो पूर्ण बजट आ जाएगा और इकोनॉमिक्स सर उसके बाद ही होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, जय।